नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम कार्यपालिका की चर्चा करते हुए काफ़ी आगे तक आ गए। अभी तक हमने केंद्रीय सरकार की शासन प्रणाली को जाना, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के बारे में जाना, संसदीय कार्यप्रणाली के बारे में जाना, उस प्रणाली को क्यों अपनाया इसके संबंध में हमने जानकारी प्राप्त की। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री के साथ उनके संबंधों को जाना, उपराष्ट्रपति की कार्य और शक्तियों को जाना, इनकी सूचियों को देखा, इनकी जो नियुक्ति की तिथियां थी उसे देखा और अब हम आगे चलेंगे। और जो हमने प्रधानमंत्री की चर्चा की तो हमारे स्वतंत्र भारत में हम प्रधानमंत्री की सूची को देखेंगे क्रमवार रूप में और इसे हम याद रखने की कोशिश करेंगे। हमारे SCERT की तकनीकी टीम ने बड़े ही कुशलतापूर्वक टेक्स्ट, फोटोज़ के कॉम्बिनेशन से, मतलब उनका संयोजन करके आपके लिए ये बेहतरीन जो तालिका है ये बनाई है। इसे देखिए और हमेशा ये आपके याददाश्त में ताज़ा रहेगी। हम शुरू करते हैं हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से। तो 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो जब 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता की घोषणा की गई, जवाहरलाल नेहरू को प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया और जिसे हम आज कांग्रेस आई कहते हैं, वो तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हुआ करता था। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब कांग्रेस आई में बदल गया, हम इसकी चर्चा, इसकी जानकारी आगे देंगे। 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया। उसके बाद 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक गुलजारीलाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में रहे। गुलजारीलाल नंदा बहुत ही छोटी अवधि के लिए आए कार्यवाहक के रूप में और यह भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ही सदस्य थे। तो 27 मई को जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद गुलजारीलाल नंदा ने थोड़े दिनों की अवधि के लिए कार्य को संभाला था। हमारे जो अगले प्रधानमंत्री हैं वो हैं लाल बहादुर शास्त्री। कद छोटा ज़रूर था लेकिन इरादे और उम्मीदें बहुत ही बुलंद थे। 1965 में भारत पाक की लड़ाई में इन्होंने अपनी सशक्त भूमिका का परिचय दिया। हालांकि बहुत ही कम समय तक ये रह सके प्रधानमंत्री के रूप में। 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। ताशकंद में, भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद ताशकंद में भारत और पाकिस्तान के बीच जो बैठक हुई थी वहीं इनका निधन हो गया था। एक बार फिर से गुलजारीलाल नंदा ने कार्यवाहक के रूप में 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक कार्यभार संभाला और इसके बाद कुछ ऐसी घटनाएं हुई। जब हम राजनीतिक दल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तब हम इन बातों पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। और 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला और इन्हीं के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम कांग्रेस आई कर दिया गया, यानी कि इंदिरा कांग्रेस कर दिया गया। आगे जब हम संगठन की बात करेंगे या चर्चा करेंगे अगले अध्याय में या किसी और अध्याय में, तो हम वहाँ इन चीज़ों की विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। 1977 के बाद 1975 में आपातकाल की व्यवस्था लागू की गई थी और पहली बार हमारी लोकसभा का कार्यकाल 1 साल, यानी कि 5 साल जो हमारा समय है उसे बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया था। इसके बाद जनता दल की सरकार आई और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री चुने गए। हालांकि ये पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी, लेकिन जो भी गठबंधन के मुख्य दल थे उन्होंने, तो ये मोरारजी देसाई के संबंध में कहा जाता है, कह सकते हैं हम कि ये
पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हुए। 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1989 तक इनका कार्यकाल रहा। उस समय जनता पार्टी के नाम से यह दल सत्ता में आया था और कुछ दल उनके सहयोग के लिए थे। मोरारजी देसाई के बाद एक बार फिर से इंदिरा गांधी ने पद संभाला और इंदिरा गांधी ने पद संभाला 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक। उसके पहले जो मोरारजी देसाई की सरकार थी, तो अंदरूनी कलह की वजह से वो सरकार गिर गई, यानी कि उस सरकार ने विश्वास मत खो दिया और चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री जनता पार्टी सेक्युलर ने चुना। जनता पार्टी से ही टूटकर अलग हुई थी। 28 जुलाई 1989 से 14 जनवरी 1980 तक तो चौधरी चरण सिंह को इन्होंने चुना था। बहुत ही अल्प अवधि के लिए ये किसान नेता के रूप में उत्तर प्रदेश से आए थे और बेहद लोकप्रिय थे, लेकिन इनकी सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकी और 14 जनवरी 1980 से लेकर 31 अक्टूबर 1984 तक पुनः इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी और 31 अक्टूबर को, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कि उनकी हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या के बाद 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला। यह इंदिरा गांधी के बड़े पुत्र भी थे और राजीव गांधी के बाद हमारे यहाँ विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो कि एक गठबंधन सरकार के मुखिया के रूप में थे, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक कार्यभार संभाला। हालांकि इनका भी कार्यकाल छोटा रहा और हम कह सकते हैं कि जो जनता पार्टी की 1977 की सरकार थी, कमोवेश उसी तर्ज पर जो ये जनता दल का राष्ट्रीय मोर्चा था, तो अंदरूनी कलह की वजह से इन्होंने विश्वास मत खो दिया और अगले प्रधानमंत्री के रूप में चंद्रशेखर आए। 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक इन्होंने समाजवादी जनता पार्टी का गठन किया और प्रधानमंत्री के रूप में इस अवधि में कार्य किया। इसके बाद जब निर्वाचन चुनाव हुआ तो पीवी नरसिम्हा राव 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक प्रधानमंत्री के रूप में रहे और कांग्रेस ने हालांकि पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया था, फिर भी सहयोगी दलों के समर्थन से इस सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा किया। 1996 में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाने का दावा पेश किया 1996 के चुनाव में और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 13 दिनों के लिए बनी। उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुमत नहीं जुटा पाई और विश्वास मत की नौबत संसद में नहीं आई। उससे पहले ही अटल बिहारी वाजपेयी ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक जनता दल संयुक्त मोर्चा की ओर से HD देवे गौड़ा, इन्हें प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। एक बार फिर से गठबंधन दलों की सरकार थी और पुनः जनता दल संयुक्त मोर्चा ने HD देवेगौड़ा को हटाकर इंद्र कुमार गुजराल को 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक प्रधानमंत्री बनाया। इंद्र कुमार गुजराल इन्होंने बहुत दिनों तक विदेश मंत्रालय संभाला था। साथ ही साथ इनकी गुजराल सिद्धांत, जो इन्होंने पड़ोसी देशों के साथ संबंध कैसे रखने चाहिए, इस पर अपने कुछ विचार व्यक्त किए थे। तो गुजराल सिद्धांत के नाम से यह प्रस्ताव मशहूर है और इंद्र कुमार गुजराल के बाद एक बार 1998 में पुनः भाजपा की सरकार आई और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री चुने गए। 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक ये बने रहे। 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के रूप में रहे और जो ये कांग्रेस आई या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसने अपना रूप बदला था, UPA के रूप में इसने एक गठबंधन बनाया जिसमें समाजवादी दलों की सहभागिता है। हम जब राजनीतिक दल पढ़ेंगे तो वहाँ हम
दलों का वर्गीकरण करेंगे, वहाँ हम विस्तृत रूप से समाजवादी दलों के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। और 26 मई 2014 से वर्तमान तक भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। अब इस सूची को हमारी तकनीकी टीम ने बहुत ही बेहतरीन जानकारियों को इकट्ठा कर संयोजन किया है। ये आपके लिए जीवन भर काम आता रहेगा। जब भी आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होंगे तो आपको एक जगह जो कहते हैं संकलन की हुई सूचना मिलेगी। आप चित्र देखेंगे और समझ जाएंगे, आप कार्यकाल देखेंगे और समझ जाएंगे कि किसने कब कहाँ तक शासन का कार्यभार संभाला। हम आगे चलते हैं और अब हम बात करेंगे राज्य विधानमंडल की। जिस तरह हमने संसद की बात की, बिल्कुल उसी तर्ज पर राज्य में विधानमंडल कार्य करता है। तो मैंने पहले भी बताया था कि विधानसभा और विधानमंडल 2 सदस्य कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी हमें देनी है और कि सबसे लंबा कार्यकाल किनका रहा। तो सबसे लंबा कार्यकाल जवाहरलाल नेहरू का रहा, लगभग 17 वर्ष तक। और हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, आयरन लेडी कहा जाता है, इंदिरा गांधी थीं। इन्होंने 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में बांग्लादेश को मुक्ति प्रदान की और इस कारण पूरा विश्व इन्हें लौह महिला के नाम से जानता था। सबसे छोटा कार्यकाल अभी अभी हमने बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी का रहा, 13 दिनों का। और नरेंद्र मोदी जो हमारे वर्तमान में ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लगातार 3 बार शपथ ली है। तो ये जो थे कुछ तथ्य थे जिनकी जानकारी होनी भी आवश्यक है। और बिल्कुल भी हम देर नहीं करेंगे, हम आगे की ओर बढ़ते हैं और अन्य बातों पर चर्चा करेंगे। अभी हम बात कर रहे थे संसद की, केंद्र सरकार की, संघीय सरकार की कार्यप्रणाली की, और बिल्कुल उसी तर्ज पर हमारे राज्यों में भी शासन व्यवस्था बिल्कुल संविधान में वर्णित नियमों के अनुसार ही चलाई जाती है। और जिस तरह राष्ट्रपति की संबंध में हमने बात की थी, बिल्कुल उसी की तरह की भूमिका राज्य में राज्यपाल की होती है। पूर्णतः नहीं, क्योंकि राज्यपाल को के पास जो कुछ विशेष शक्तियां होती हैं हम उनकी भी चर्चा करेंगे। ये राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, केंद्र और राज्य के बीच एक कड़ी के रूप में रहते हैं। और इनकी शक्तियों और कार्यों को हम 4 श्रेणियों में बांटेंगे। जिस तरह से हमने राष्ट्रपति की शक्तियों और कार्यों को देखा था, उसी तरह से इनकी भी सबसे पहली हम कार्यपालिका शक्ति को देखेंगे कि राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति क्या है। राज्य का समस्त प्रशासन राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है। तो चूँकि बच्चों हम बता चुके हैं राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में, उनकी भूमिका के बारे में, तो इसे समझना आपके लिए आसान होगा। इनकी जो नियुक्ति होती है, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। ये राज्य के महाधिवक्ता, राज्य चुनाव आयुक्त और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की भी नियुक्ति करते हैं। तो कार्यकारी शक्तियाँ जो भी इनकी है, हालांकि ये राज्य के प्रमुख होते हैं और राज्य के शासन व्यवस्था के प्रमुख मुख्यमंत्री होते हैं। तो बिल्कुल उसी तर्ज पर जिस तरह से राष्ट्रपति केंद्र के प्रमुख होते हैं और केंद्र के शासन के प्रमुख मुख्यमंत्री होते हैं, तो कार्यकारी शक्तियाँ जितनी भी हैं उनकी, या विधायी न्यायिक जो भी हैं, उनके जो वास्तविक कहते हैं कि लागू करने का हो या फिर उन्हें निर्णय लेने का कार्य हो, वो सारी बातें मुख्यमंत्री के हिस्से आती है। लेकिन समस्त प्रशासन जो है वह राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है। और अब हम देखते हैं विधायी शक्तियों को कि उनकी विधायी शक्तियाँ क्या कहती हैं। कार्यपालिका शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ और न्यायिक शक्तियाँ। तो अब हम विधायी शक्तियों को देखते हैं कि राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ क्या है। राज्यपाल मुख्यमंत्री से राज्य के प्रशासनिक और विधायी मामलों की जानकारी को मांग सकते हैं। यह अधिकार उन्हें है क्योंकि राज्यपाल सभी सूचनाओं को राज्य के शासन से संबंधित सभी सूचनाओं को केंद्र को प्रेषित करते हैं, राष्ट्रपति तक प्रेषित करते हैं।
मतलब भेजते हैं। राष्ट्रपति शासन, अगर किसी कारणवश राज्य की शासन व्यवस्था संविधान के अनुसार नहीं चल रही है तो वह राष्ट्रपति को अनुच्छेद 356 के तहत इस राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर सकते हैं और राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन राज्य में लगाने के लिए निर्णय लिया जा सकता है। आगे हम देखते हैं कि इसके बाद उनकी भूमिका और किन क्षेत्रों में है। विधायी शक्तियों की हम बात कर रहे थे, तो राज्यपाल राज्य विधानमंडल का एक अभिन्न अंग होते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाते थे, स्थगित कर सकते थे, ये भी विधानमंडल के सत्र को बुला सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं। और चुनाव के बाद पहला सत्र और हर वर्ष के पहले सत्र को ये संबोधन जरूर करते हैं। इसे राज्यपाल का अभिभाषण कहा जाता है। हम आगे उनकी वित्तीय शक्तियों की बात करते हैं। बच्चों, विधायी शक्तियों में हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि विधेयकों पर वो किस तरह सहमति देते हैं। विधानमंडल द्वारा जब कोई पारित किया जाता है विधेयक, तो राज्यपाल के हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बनता। वे विधेयक को स्वीकार कर सकते हैं, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं या राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। इसे हम थोड़ा व्याख्यायित करेंगे। अब विधानमंडल कोई भी विधेयक बिल्कुल उसी तरह जिस तरह संसद पारित करके भेजती थी, अगर ये भेजती है तो राज्यपाल के हस्ताक्षर के बिना ये कानून नहीं बनेगा। यहाँ सवाल ये उठता है कि विधानमंडल भी कानून बना रहा है, संसद भी कानून बना रही है, तो आखिर हम मानेंगे किस कानून को? हम हमारे संविधान में राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, इन 3 सूचियों में वर्णित किया गया है कि विषयों का वर्णन है, यानी कि किन विषयों पर राज्य में कानून बन सकता है, किन विषयों पर संघ कानून बना सकती है और किन विषयों पर दोनों ही संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। और जब राज्य ने जिस विषय पर कानून बनाया और समवर्ती सूची में अगर केंद्र ने भी कानून बना दिया तो केंद्र का कानून जो है वो प्रभावी माना जाता है। तो इसके बाद राज्यपाल अनुमति दे सकते हैं, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि ये कुछ ऐसा इस विधेयक से संबंधित कुछ ऐसे मसले हैं जिन पर पूरी तरह विचार नहीं हुआ है या इससे कुछ विवाद की संभावना हो सकती है या जनता के हित के लिए यह पर्याप्त नहीं है, तो कभी कभी वो पुनर्विचार के लिए वापस भेजते हैं। पहले की ही प्रक्रिया से 2/3 बहुमत से अगर फिर से उसे पारित कर भेजा जाता है तो वह स्वीकार करते हैं, अनुमति देते हैं। कभी कभी विधेयक अगर राष्ट्रीय महत्व का हो या कुछ ऐसा हो उसमें जो कि राज्य के लिए हानिकारक है, तो उसे वह राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। अध्यादेश, जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो तो राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं। हम पहले ही बता चुके हैं कि अध्यादेश का प्रभाव वही होता है जो किसी कानून का होता है, लेकिन इसकी अवधि जो है, अध्यादेश की अवधि 6 महीने तक ही होती है। अगर इस बीच विधानमंडल का सत्र चलता है और वह अध्यादेश पारित हो जाता है तो वो एक कानून का रूप ले लेता है और अध्यादेश की समाप्ति हो जाती है, वरना अध्यादेश 6 महीने की अवधि के बाद निष्प्रभावी हो जाता है। वित्तीय शक्तियाँ, धन विधेयक, हमने बताया था जब हम केंद्रीय सरकार के बारे में पढ़ रहे थे, संघीय सरकार के बारे में हम जानकारी ले रहे थे, तो बताया था कि धन विधेयक क्या होता है। तो राज्य के स्तर पर भी धन विधेयक जो है वो राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बिना विधानसभा में पेश नहीं किया जा सकता, और धन विधेयक अगर पारित हो जाता है तो राज्यपाल उस पर उसे रोक भी नहीं सकते, क्योंकि उनकी अनुमति के साथ ही इस विधेयक की प्रस्तुति होती है। हर साल बजट पेश किया जाता है तो हमारे राज्य का
हम मान के चलते हैं, हम अपने बिहार राज्य की बात कर रहे हैं, तो हर साल हमारे राज्य का भी एक बजट होता है। उसमें राज्य में कितनी आमदनी हुई, हमें केंद्र से कितना अनुदान मिला, केंद्र हमें कितनी सहायता के रूप में धन दे रहा है, हम कितना खर्च कर पा रहे हैं, हमें कितने की और ज़रूरत है, अगर हमें घाटा हो रहा है तो हमें कैसे अपने आय व्यय को सुदृढ़ करना होगा। इनसे संबंधित जितनी भी बातें होती है वे राज्यपाल सुनिश्चित करते हैं कि वार्षिक वित्तीय विवरण विधानमंडल के सामने रखा जाए। साथ ही कभी कभी आकस्मिक रूप से जब खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं तो एक आकस्मिक निधि होती है। हमने बताया था कि कभी भी कोई आपदा, दुर्घटना, इस तरह की स्थिति जिस तरह परिवार में हो जाती है तो राज्य के स्तर पर भी हो सकती है, तो एक आकस्मिक निधि बनाई गई होती है, जहां अंतिम स्थिति में जब और कोई उपाय नहीं दिखता है तो उस आकस्मिक निधि से धन निकाला जाता है और पुनः जब हमारे पास पर्याप्त धन हो जाता है तो फिर से हम आकस्मिक निधि को मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं। और अब ये सारी चीज़ें जो अभी हमने देखी, हम संघीय स्तर पर, केंद्र के स्तर पर बातचीत करते समय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति संसदीय प्रणाली के संबंध में देख चुके हैं, और यही चीज़ें छोटे से अंतर के साथ हमारे राज्य स्तर की कार्यपालिका में भी दोहराई जाती हैं। और हम देखते हैं कि राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ क्या हैं। क्षमादान, राज्यपाल राज्य के कानून के विरुद्ध अपराध करने वाले किसी व्यक्ति की सज़ा को कम, स्थगित या माफ़ कर सकते। वो मृत्युदंड को पूरी तरह माफ़ नहीं करते। यहाँ एक अंतर, अभी हमने जो कहा था कि छिटपुट अंतर पाया जाता है, तो राष्ट्रपति मृत्युदंड को माफ़ कर सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल किसी सज़ा को कम कर सकते हैं, स्थगित, माफ़ कर सकते हैं। मृत्युदंड अगर किसी अपराधी को मिला है उसे वो माफ़ नहीं कर सकते। इस बात को ध्यान में हमें रखना चाहिए। जब भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है तो राष्ट्रपति राज्यपाल से अवश्य परामर्श करते हैं और उनसे परामर्श लेकर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। हालांकि इसके लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम भी बना हुआ होता है, यहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है चर्चा करने की। जब हम कभी न्यायिक व्यवस्था से संबंधित कक्षा में होंगे तो वहाँ हम कॉलेजियम से संबंधित बातों को रखेंगे। और न्यायिक शक्तियों के बाद अब फिर हम आते हैं कि राज्य में जो हमारी शासन व्यवस्था काम कर रही है, तो ये तो राज्यपाल की बात थी। और जिस तरह प्रधानमंत्री केंद्र में सभी वास्तविक शक्तियों को उपयोग में लाता है, शासन से संबंधित जितनी भी शक्तियां हैं उसे उपयोग में लाते हैं, ठीक उसी तरह राज्य के स्तर पर शासन की वास्तविक शक्तियों का उपयोग मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद करती है। और राज्यपाल जो हैं वो राज्य के प्रमुख के रूप में होते हैं, मुख्यमंत्री राज्य के शासन के प्रमुख के रूप में होते हैं। इन सभी बिंदुओं को देखते हुए हम अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि राज्य के स्तर पर और कौन सी चीज़ें बच गई हैं। कुछ विवेकाधीन शक्तियां, हमने कहा था कि राज्यपाल की छिटपुट शक्तियां जो है वो केंद्र से अलग हो जाती हैं। अभी हमने देखा कि वो क्षमादान नहीं दे, क्षमादान में किसी की मृत्यु दंड को माफ़ नहीं कर सकते। उन्हें अपने कभी कभी विवेक से निर्णय लेने की ज़रूरत पड़ती है, न कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर। बच्चों, मंत्रिपरिषद का गठन तब होगा जब सरकार का गठन होगा, लेकिन जब सरकार ही नहीं है तो मंत्रिपरिषद कहाँ है। अगर कभी चुनाव हुआ और किसी दल को बहुमत नहीं मिल सका तो ऐसे में बड़ी ऊहापोह की स्थिति, अगर बहुमत की प्राप्ति नहीं हुई तो बड़ी परेशानी वाली स्थिति पैदा हो जाती है। तो यहाँ राज्यपाल कहते हैं या कह सकते हैं कि हमें एक सूची राजनीतिक दल प्रदान करें जो उनके बहुमत को दर्शाता है और वह अपने विवेक से निर्णय लेकर राज्य की सरकार बनाने के लिए उस दल विशेष को आमंत्रित करेंगे। यहाँ वह अपने विवेक से निर्णय लेते हैं।
और किसी दल को अगर स्पष्ट बहुमत न है, यहाँ भी वह अपने विवेक से निर्णय लेते हैं और मुख्यमंत्री का चयन कर उन्हें बहुमत साबित करने के लिए कह सकते हैं। विधेयक आरक्षित राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करने की बात हम पहले ही कर चुके हैं और बिल्कुल संवैधानिक प्रमुख की इनकी भूमिका होती है। वास्तविक शक्तियां जो होती है हम बता चुके हैं कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद के पास होती है, जिस तरह केंद्र में प्रधानमंत्री के पास होती है। और अब अभी तक हमने जो कार्यपालिका की बात थी, राज्य के स्तर की कार्यपालिका के संबंध में बात की, और इसके साथ ही जो विधानमंडल की अगर बात होगी तो हम जब संसद और विधानमंडल अध्याय में आएंगे तब हम इन बातों को रखेंगे। तो अभी तक हमने इतनी जानकारी प्राप्त की, एक छोटा सा परीक्षण हम भी कर ही लेते हैं कि आप कितना समझे और कितना नहीं समझे। ये कुछ प्रश्न हैं, आप ज़रूर देखिएगा। प्रश्न और भी हो सकते हैं, आप हमें पूछ सकते हैं, हम उनका उत्तर देने के लिए फिर से प्रस्तुत होंगे किसी कक्षा में। फिलहाल ये प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो ये है बहुवैकल्पिक प्रश्न। भारत में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? उत्तर होगा राष्ट्रपति, क्योंकि वो नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। वास्तविक कार्यपालिका की शक्तियां निम्नलिखित में से किसके पास होती है? तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है, क्योंकि राष्ट्रपति जो है वो संवैधानिक प्रमुख हैं। अस्थायी कार्यपालिका का उदाहरण कौन है? तो हमारी अस्थायी कार्यपालिका का उदाहरण नौकरशाही है, जो प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर बना होता है। बाकी जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति हैं, इनका एक निश्चित कार्यकाल होता है, लेकिन नौकरशाही जो है ये हमेशा बनी रहती है, इनका विघटन नहीं होता। भारत में अब जो दो प्रश्न मैं आपके सामने दे रही हूँ, यह विषयनिष्ठ प्रश्न है, यानी कि निबंधात्मक आप कह सकते हैं। इनके उत्तर 100 से 150 शब्दों तक में आप देंगे। भारत में अस्थायी कार्यपालिका और राजनीतिक कार्यपालिका के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रशासन में इन दोनों की भूमिकाओं का विश्लेषण करें। मैं थोड़ा सा यहाँ बता देती हूँ कि अस्थायी कार्यपालिका के रूप में जो अभी हमने नौकरशाही की बात की, उन नौकरशाही की भूमिका को हम रखेंगे, और राजनीतिक कार्यपालिका के रूप में मंत्रिपरिषद की भूमिका को हम रखेंगे। तो नौकरशाही और मंत्रिपरिषद की भूमिका का अंतर स्पष्ट करते हुए हम इसका विश्लेषण करेंगे। भारत का राष्ट्रपति केवल एक संवैधानिक प्रमुख है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? राष्ट्रपति की विशेषाधिकार शक्तियों के संदर्भ में तर्क सहित उत्तर दीजिए। बच्चों, हम बता चुके हैं कि राष्ट्रपति के नाम से जितनी भी शक्तियां हैं, जितने भी उनके अधिकार हैं, वास्तविक रूप में उसका प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति एक संवैधानिक प्रमुख है और शासन का जो प्रमुख है, वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री है। यहाँ विशेषाधिकार शक्तियाँ जो राष्ट्रपति की है, जिनमें वह आपातकाल के समय उन्हें कुछ विशेष शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। साथ ही अगर किसी दल को बहुमत न हो, वहाँ अपने विवेक का वो प्रयोग कर सकते हैं। तो इन सभी शक्तियों की जितनी चर्चा की गई हैं, वहाँ भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करते हैं। तो विशेषाधिकार शक्तियों का नाम उसे अवश्य दिया गया है, लेकिन यहाँ भी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की भूमिका ही महत्वपूर्ण होती है। तो बच्चों, प्रश्न और भी होंगे। अब हम अगली कक्षा में विधायिका पर बात करेंगे। हम बात कर रहे थे शासन के अंग में कार्यपालिका पर, और अगली कक्षा में हम विधायिका पर बात करेंगे। जब विधायिका पर बात करेंगे, व्यवस्थापिका पर, उसे व्यवस्थापिका भी कहते हैं, और तब हम कानून बनने की प्रक्रिया, लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल की भी बात करेंगे। फिलहाल इस कक्षा को हम समाप्त करते हैं। आप पढ़िए, समझिए और हमसे अपने प्रश्नों को हम तक भेजिए, और इसे समाप्त करते हुए हम बहुत जल्द अगली कक्षा में मिलेंगे। नमस्कार।